अब 22% रिजर्वेशन बढ़ाओ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दलित मुसलमान भी तो अपना भाई ही है। उसका चेहरा मोरा जाके देखो, वो पठान लग रहा है क्या? नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85 अम्बेडकर नामा और समता आवाज की ये साझा पेशकश। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं। कल इसी 21 अगस्त था और 21 अगस्त में कल भारत बंद था। भारत बंद क्यों था ये आप तमाम लोगों को पता है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में एक खास जाति में खुशी और एक खास जाति में के खून में उबाल। लेकिन यही पूरी चर्चा आरक्षण प्लस कल का भारत बंद, एक एक्टिविस्ट, एक प्रोफेसर, अपने दिमाग से लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं प्रोफेसर रतन लाल, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कल के भारत बंद पर और आरक्षण पर। सर, कल का जो भारत बंद रहा है कैसे देखते हैं उसको? देखिए, सरकार के खिलाफ तो जितना ज़्यादा आंदोलन हो बेहतर है। और पिछले 6 साल में खास तौर से दलितों ने 3 बार भारत बंद किया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। 2 अप्रैल 2018 SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट पे, उसके बाद 5 मार्च 2019 आपको पता होगा, उसमें SC/ST OBC सब लोग थे, 13 पॉइंट रोस्टर। 2 अप्रैल 18 वाले में भी OBC ने साथ दिया था। और तीसरा कल था जो जिसमें खुल के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आए। मसलन सबसे तो दिलचस्प था कि BSP का सड़क पे उतरना, जो पार्टी ये कहती थी कि रोड पे मत उतरना, मुकदमे हो जाएंगे, FIR हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। और ये नहीं बता रहे थे कि नौकरी है कहाँ। और सपा का भी समर्थन था, RJD और स्टेट में चिराग पासवान, चंद्रशेखर आज़ाद। और स्टेट्स में कांग्रेस, मैंने जो पढ़ा है, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया, तो जो पढ़ा है उसके हिसाब से कांग्रेस ने भी कहीं कहीं समर्थन दिया है। लेकिन नेशनल जो लीडरशिप है वो इसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद नहीं दिया, खामोश है। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है कि कम से कम दलितों ने, पिछड़ों ने दिखा दिया कि हम भारत बंद कर सकते हैं, हंगामा मचा सकते हैं सड़कों पर। तो ये एक जिंदा समाज का जो है ना निशानी है कि समाज अभी जिंदा है। आपके जो आपने इनिशियल इंट्रोडक्शन दिया उसमें थोड़ा मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। ये लड़ाई किसी जाति विशेष की नहीं है। पहले करेक्शन कीजिए कि ये जाति खुश था, वो जाति नाराज था। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मसला जो है ना, ये एक जाति बनाम दूसरी जाति का नहीं है। ये पूरा हमला समुदाय के ऊपर है, पूरे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है हमला। और आरक्षण को इररिलेवेंट बनाने की, अप्रासंगिक बनाने की पूरी कवायद है। इतना उसमें घाल मेल कर दो, मैं आऊँगा अभी आगे बताऊंगा कि और क्या होना चाहिए इसमें, कि इतना घाल मेल कर दो कि आपस में सब उलझा रहे। क्या सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो जाति जनगणना के सवाल पर चुप हो जाती है और यहाँ कहते हैं कि आंकड़े इकट्ठा करो, एम्पिरिकल डेटा लाओ, तो जाति जनगणना क्यों नहीं? पहले जनगणना तो करा लो, तभी पता चलेगा कौन क्रीमी लेयर में कौन बाहर। इम्पीरियल भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप स्टेट अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है ना, कल्याणकारी योजना बना सकता है ना। तो दलितों में जो दलित है, अब चलिए 1-2 जनरेशन में क्या उसमें क्रीम बनेगा? नहीं बनेगा ना। जो हजारों साल से जमे तो उनका क्रीम थोड़ा मोटा है, इसे जो पेट जैसे आपका निकला है ना, जैसे आपके यहाँ जमीन उमीन ज़्यादा है अब हमको देखिए पिचका हुआ पेट है। अब मेरे पिताजी क्लर्क से नौकरी शुरू की है, मैं पहले ठेल ढाल के हम प्रोफेसर हैं, तो मेरा पेट अभी भी पिचका हुआ है। लेकिन जितना भी पिचका हुआ है तो हम यहाँ पे हैं, तो हम समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल। रोस्टर के आंदोलन को हम लोगों ने चलाया पूरा, तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं प्रोफेसर था ही ऑलरेडी। तो किसके लिए? सारे समाज के लिए, SC/ST OBC के सारे युवा, आगे आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी, उसके लिए था ना ये। तो ये आंकड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट कभी और पे अप्लाई करता है क्या? इसको इतना जिग जैग कर दो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अति से महा अति पिछड़ा, उसके अलावा कोई भी टर्मिनोलॉजी लाइए, दलित, महादलित, उसका सुपर महादलित, आप 50 कैटेगरी बना दीजिए। कभी सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने जो तथाकथित ओपन जो सीट है उसका कभी आंकड़ा इकट्ठा किया है कि कौन जाति किसका खा गया? EWS आप 48 घंटे में सरकार सब पास हो, साइन वाइन होकर नोटिफिकेशन हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी बाबा कर देती है। तो EWS का क्या आधार है? अब छोड़ दीजिए,
ईमानदारी से पब्लिक, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लाइव होता है ना, वैसी ईमानदारी से खाली ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बना है उसका पब्लिक लाइव करके स्क्रूटनी कर दीजिए, कितने फर्जी हैं, कितना क्या है, किस जाति है, कितना है, वो भी सामने आ जाएगा। इस पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कभी बोला है क्या? सारा एक्सपेरिमेंट वो होता है SC ST OBC के रिजर्वेशन में, सारा प्रयोग जितना होना उसी पे होता है। ईडब्ल्यूएस पे नहीं होता है, ओपन जो सीट है उसमें नहीं होता है। तो इससे आपको चाहे कोर्ट हो चाहे सरकार हो, इसकी मंशा पता चलता है कि नहीं, कि चाहती क्या है। भाई पहले केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, IIT, एम्स, JNU, DU, तमाम देश के सैकड़ों विश्वविद्यालय खुले ना। जब आज़ादी के बाद तो भारत गरीब मुल्क था, गरीब मुल्क, गरीबी में इतने खुले, गरीबी में सेल भेल जितना जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा हुआ, बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, सब हुआ कि नहीं हुआ? स्कूल कॉलेज, हमारे गांव में, गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ, और 10 से लेके 4 बजे शाम तक, 10 सुबह से 4 बजे शाम तक पढ़ाई होती थी। वहाँ हिंदी गणित ये सब वहीं सीखा है ना, अंग्रेजी बाद में सीखा। लेकिन अगर आपको हिंदी आ जाए तो अंग्रेजी आप सीख सकते हैं। जब आपको हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आता, कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे अधिशेष उत्पादन हम कह रहे हैं, ये मुझे पता है, तो हम सरप्लस प्रोडक्शन क्या है वो सीख सकते हैं, तो आज स्कूल की हालत क्या है? उसी गरीबी में इतने संस्थाएं बने, क्योंकि उन लोग का विजन था कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब खोलना जरूरी है। उन लोगों ने खोले। अब कोई मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखाए। आज क्या है, JNU की वाइस चांसलर कह रही है कि हम जमीन बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, किराए पे लगा देंगे, गिरवी रख देंगे। सुना है कि नहीं? सुना है। तो आप कह रहे थे कि 70 साल में क्या हुआ, तो आप बेच जो गिरवी रख रहे हैं वो किसका बनाया हुआ है? जो रेल को आप जो आधा प्राइवेटाइज कर बेचने के चक्कर में जो जहाज आपने बेच दी, वो किसका बनाया हुआ था? हैं? तो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस आपने नहीं बनवाए। भाई उसी नवोदय विद्यालय, उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ के अच्छे अच्छे दलित बच्चे निकले ना। इस सरकार इतना अगर दलित हितैषी है तो एक काम करे ना, हर जिला में कम से कम 200 बच्चों का सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और उसमें भी सबसे जो गरीब है, कटिंग अक्रॉस कास्ट, किसी भी कास्ट सबसे गरीब है, उसको बोर्डिंग स्कूल में लाए। बाबा साहब ने बोर्डिंग ये सब खुला था ना, बोर्डिंग स्कूल भी खुला था, सब खुला था, और उसको बढ़िया उम्दा हाई वर्ल्ड क्वालिटी एजुकेशन दिलाया। कितना खर्चा आएगा कैलकुलेट करिए। 8,000 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं। तो इतने सारे, आपको प्रेम है ना सबसे दलितों से, महादलित से, तो आप उसके लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल आज तक खोले? एक भी नहीं खोला आपने। बिल्कुल। तो आपकी जो लीला है ना, जनेऊ लीला, पूंजी लीला, इसको मैं कहता हूँ, दोनों का मिक्स हो गया है। सामंतवाद और पूंजीवाद, पूंजीवाद और जातिवाद दोनों का मिक्सचर है। बाबा साहब बहुत पहले बोल चुके थे कि हमको दोनों से एक साथ लड़ना होगा, दोनों से एक साथ लड़ना होगा। तो एक यूनिवर्सिटी 10 साल में कहीं बना है? पहले ये मुझे बताइए। एक यूनिवर्सिटी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, यहीं बैठा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 साल में सरकार ने एक कोई ढंग कॉलेज खोले हैं? एक भी कॉलेज खोले हैं? तो जो बुनियादी चीज है, जिसका रिश्ता रोजगार से है, शोध से है, आपके पर्सनालिटी से है, आपके करियर से है, उसको तो डिमोलिश कर रही। लाखों स्कूल बंद हो चुके हैं, शिक्षा में कटौती हो रही है। और तमाम जार्गन साहब, हम ये करेंगे, लेटरल एंट्री जो है वापस कर लिए। तो पहले तो किए थे लेटरल एंट्री से। अभी मुझे पता लगा है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये वाला तो विड्रॉ कर लिया। कई इंस्टीट्यूट में लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टर बनाए जा चुके हैं। उसमें कल मैं शोध के साथ में आऊँगा। आपका कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं कि जब शिक्षा संस्थान नहीं है, दलितों के लिए कोई अच्छी कोई प्लानिंग नहीं है, तो अगर आरक्षण दे भी दिया जाएगा तो उसका फायदा क्या? मैं ये कह रहा हूँ, स्पेशल कंपोनेंट का प्लान का पैसा कहाँ है पता है किसी को? भाई पहले बजट जब आती थी तो हमारे कई साथी यहाँ बैठे वो बताएंगे कि
अखबार में हेडलाइंस में आता था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के उत्थान के लिए इतने आवंटन हुए। आजकल बजट आता है तो कहीं एक लाइन भी आपको अखबार में मिलता है कि SC ST के लिए हैं? पहले 4 लाख करोड़ के आसपास का हाँ बजट होता था SC ST अब कहीं अखबार में कहीं देखते हैं, क्योंकि वो रूलिंग एलिट RSS बीजेपी वाला समझ गया है कि अब तो नागपाल साहब राजा बनने वाले हैं, राजा हैं। कोई लोग कह रहा है कि मैं क्षत्रिय था पहले, कोई लोग कह रहा है कि अब मैं राजा ही बन जाऊंगा। तो बोला जब क्षत्रिय थे, राजा बन ही जाओगे तो अब इसकी क्या जरूरत है? 4 लाख करोड़ की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जब राजा बन जाना था फिर उससे 4,000 लाख करोड़ अपना बजट बना लेना, तब तक जो कुछ भी है मैं छीन ले रहा हूँ, है ना। स्कूल कॉलेज रोजगार निजीकरण पे कोई बहस है? हम लगातार आप देख रहे हो कि सरकार पे जब हम क्रिटिक करते हैं तो हम शिक्षा के बुनियादी सवाल को हर समय उठाते हैं। हम एक आग्रह कर रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल पर SC ST OBC समाज, अब इसी को कह रहा हूँ, ये कब सड़क पर उतरेगा, कब भारत शिक्षा को की बेहतरी के लिए? हाँ, और पार्लियामेंट में ओपोजिशन इसको कब मुद्दा बनाएगा, कब पार्लियामेंट घेरेगा, और जो भारत बंद हुआ ना उसी तरह से कब इन मुद्दों पर, नहीं तो देखिए ये सब तो जो चल रहा है ना, ये बीजेपी दोनों तरफ से खेल लेगी। ठीक है, बीजेपी ले आई तो एक समाज खुश हो गया, बीजेपी वापस ले ली तो दूसरा समाज खुश, पक्ष भी बीजेपी का, विपक्ष भी बीजेपी का। फिर तो मैंने पहले भी लिखा था कि ऑपोजिशन इस पे साइलेंस है, साइलेंस की कीमत चुकानी पड़ेगी उसको। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में दलितों ने खूब वोट दिया इंडिया अलायंस को, ठीक दिया बिल्कुल, और उसकी वजह से बीजेपी हार गई, 0 आ गया। वो गालियाँ आपको भी पड़ी, मुझे भी पड़ी, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन इस मुद्दे पे इतना ढुलमुल ऑपोजिशन का जो रवैया था, और बीएसपी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया, चंद्रशेखर भी ले लिया, तो जो वोट मिल रहा था इंडिया अलायंस को मिला था, अगर वो वापस चली जाएगी उधर, ठीक है, तो वोट परसेंटेज तो बढ़ जाएगा, कितना सीट जीतेगा नहीं जीतेगा हम नहीं जानते, लेकिन वो नुकसान किसका होगा? इंडिया गठबंधन का। तो अब आप वोट तो ले लिया, बोलेगा कौन? बोलेगी फ्री मायावती। हाँ, तो इसलिए एग्रेसिव बोल रहे हैं कि कम से कम उनका बेस वोट वापस आ जाए। वापस नहीं सर, एक चीज़ और आपने भी वो नोट की होंगी बहुत सारी चीज़ें, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं धर्मेंद्र यादव, आप कैंपेनिंग में भी गए उनकी? नहीं, मैंने सुना नहीं उनको, लेकिन मैंने सुना उनको। अच्छा, उन्होंने पार्लियामेंट से निकलते हुए कहा पत्रकार को कि हम तो बहुत दिन से उसका स्वागत कर रहे थे। वो देखिए धर्मेंद्र जी हमारे मित्र भी हैं और रोस्टर के आंदोलन में हमारे साथ थे, उनको स्वागत करने की आदत लगी हुई है। EWS का भी दोनों हाथ खोल के संसद में स्वागत किए थे। क्या हुआ कि हम तो चाहते थे कि जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी हो, तो मिल गया। 69,000 शिक्षक घोटाला हो गया, तो उसमें क्या हुआ? सड़क पे उतर के आपने छीन लिए कि लोग अपने से जाके आंदोलन किए। आप मुझे लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है ना। पहले समर्थन कर दिया कि हम तो स्वागत करें, और बाद में फिर बंद के समर्थन में भी आ गए, फिर समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिख रहे हैं। इसीलिए देखिए, इसीलिए कह रहा हूँ ना, थोड़ा रिसर्च टीम का होना जरूरी है। रिसर्च टीम होती है ना, खटाखट नेता कितना पढ़ेगा, कितना सोचेगा, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। तो रिसर्च 10 लोग बैठते हैं तो खटाखट आंकड़े डेटा और सब देख के फिर लीडर को फीड कर देते हैं कि आपको इस पे ये स्टैंड लेना है। अब अकेले सब काम आप नहीं कर सकते ना, तो इंस्टेंट उनको रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं थी। आपने दोनों हाथ से EWS का स्वागत क्यों किया था? सपा ने क्यों किया था? EWS से कोई आंकड़े नहीं थे, कोई डिमांड नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था। वो सरकार से भी पास हो गया, ऑपोजिशन भी वाह कर दिया। तो EWS ने कितना वोट दिया सपा को, कांग्रेस को, या किसी भी जो वेलकम कर स्वागत कर रहे थे? बहन जी भी थी उसमें, मायावती जी का कितना वोट डिमांड कर रहे हैं कि EWS ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, कितना वोट दे दिया? अच्छा सर, एक सवाल और आता है, अब बीजेपी जिस प्रकार से सारी चीज़ें गेम कर रही है, अगर आरक्षण वाली बात है तो देश में लगभग सभी जातियों को आरक्षण है, कुछ एक समुदाय हैं, कुछ एक जातियां हैं। ऐसा ना, बीजेपी एजेंडा सेट करती है और एजेंडा सेट करके ऑपोजिशन को खिलवाती है, उस पर नाच नचवाती है। ठीक है जी, और ये मैं समझता हूँ कि ओपोजिशन की एक इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी भी है कि इन मुद्दों को समझ नहीं पा रहा है, कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है ना। अब जैसे मुझे दिखा कि एक कास्ट बनाम दूसरा कास्ट है, अरे भाई
1100 से ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं, पता है ना। 1200 के आसपास। मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि 1108 जातियों को कितने खंड में बांटोगे, एक बार बांट के दिखाओ और एम्पिरिकल डेटा लाओ। कितने खंड में बांटोगे वो बांट के दिखाओ और क्रीमी लेयर भी लागू करो। हिम्मत है, चुनौती दे रहा हूं मैं। दांत खट्टे हो जाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, अगला चुनाव में भी। हिम्मत है, ये क्रीमी लेयर लागू करो ना, लागू करो। और पहले तो 1200 जातियों का डेटा इकट्ठा करो ना, एम्पिरिकल डेटा देना पड़ेगा। है, जाति जनगणना आप करा नहीं रहे हो, इसको करने के लिए आपके पैसे होंगे, तो जाति जनगणना क्यों नहीं, फिर सब जाति को गिनो। एक बात भाई, आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था ना, तो बाबा साहब तो सबसे ज्यादा लड़े आरक्षण। यहाँ कौन नॉर्थ इंडिया से कौन जाके साइमन कमीशन में, गोलमेज में और कैबिनेट मिशन में और संविधान सभा में आरक्षण की बात कौन कर रहा था? यहाँ से कोई दिखा आपको? कोई नहीं, बाबा साहब अकेले थे, पूरा ज्ञापन दे रहे थे, आर्गुमेंट कर रहे थे, उससे रिजर्वेशन मिला। तो बाबा साहब थोड़ा चतुर रहते तो कहते कि भाई हम तो लड़ के लाए हैं, 15% में से आधा महारों के लिए रिजर्व कर दो। क्या कर लेते? क्या कर लेते उस समय? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा मान भी जाती। लेकिन उन्होंने क्या कहा पूरे भाषण में, मैं अम्बेडकर पढ़ता हूं जब, पूरे भाषण में कहा कि महारों ने लड़ाई लड़ी है, ज्यादा लड़ाई महारों, सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और हमने लड़ाई लड़ी है, महारों की लड़ाई के बगैर कोई लड़ाई सफल भी नहीं होगी, ये भी बात है। लेकिन हमने जो कमाया है सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, सारे अस्पृश्य समाज के लिए कमाया है। ये हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को पढ़ना नहीं समझ में आ रहा है। जो थोड़ा बेटर एजुकेशन हो गया, जिसकी संख्या ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा दिख जाएगा हर जगह। मान लिया आपकी संख्या है 4 लाख, अब मेरी संख्या है 20,000, तो ज्यादा कौन दिखेगा? 4 लाख वाला है। आप पढ़ भी लिए, हम नहीं पढ़े, तो कौन दिखेगा ज्यादा? 4 लाख वाला। तब तो खा कैसे गया? हम वहाँ गए थे तो हम बटर ब्रेड लगा हुआ था कि आओ, हम आए थे कॉलेज में इंटरव्यू देने, तो हमको वहाँ सब बाई चांसलर से बुलाया, बोला चिकन बर्गर है, हैम बर्गर है, ले बेटा खा लो। MA पास, नेट पास किए होंगे तब ना। जिस समय हम आए थे उस समय तो लोग ही नहीं थे, 2-4 ही लोग थे। हम तो पहला जनरल कैटेगरी में आए थे। तो भाई अगर सरकार चाहे तो आप पहले तो एजुकेशन में बात करो, हाई क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा, लग रहा है कि किसी का ओवर रिप्रेजेंटेड है, किसी का कम है, तो ब्राह्मण में भी लागू करो, क्या दिक्कत है? सवर्णों में लागू। हाँ, लेकिन वो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलता है। मैं खाऊंगा ये, तुम खाना ये। चूंकि हमारे समाज में कुछ है नहीं, एक नौकरी है, तो अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। अभाव में स्वभाव बिगड़ता है। तो वो सब पंगा आपस में ही लड़ रहे हैं। तो आप इशारा भी तो कर देते कि भाई कॉलेज में फीस इन लोग का माफ कर देना। हमारे कॉलेज में फीस माफ हुआ है। सारे IIT IIM में जितने अति दलित आ रहे हैं उनका सबका फीस माफ होगा, उसको हॉस्टल खाना सब फ्री हमारे तरफ से होगा, बोला है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं सर। फिर आपको IIT में पास कर गए, खूब अखबार में छपा कि भाई बेटा, बाप रिक्शा चलाता था और बेटा जो IIT कर गया। लेकिन अखबार में तो छाप लिए, लेकिन IIT में पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये आंकड़ा लाए? उसने फीस दिए कि नहीं दिए? आंकड़ा छोड़ के तो नहीं चला तो नहीं गया, ये तो आंकड़े नहीं है। ये भी कहती कि भाई यूनिवर्सिटी में इतने अपॉइंटमेंट, सारे सीट भर दो, और उसमें इंटरव्यू में देखना जो सबसे कमजोर दलित है उसी को प्रायोरिटी देना। ये भी कह सकते हैं, इशारा तो कर सकते हैं। अच्छा सर, जब UPSC घोटाला हो सकता है, नीट घोटाला हो सकता है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो सकता है, तो इशारा ही तो करना है कि सबसे कमजोर को डाल। इसमें वर्गीकरण करने की क्या जरूरत है? भाई सारे सीट उन्हीं से भर दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, जितने सीट खाली है, बैकलॉग है, वो भर दो सारा। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलता था राजीव गांधी के जमाने में। हम बोलेंगे तो फिर हमारे दलित लोग जो ना गाली देंगे, लेकिन उनका बाप उसी समय नौकरी किया होगा, ये भी बात तय है। एक आदमी को 3-3 नौकरियां मिल रही थी, है ना, क्योंकि जो हुक्मरान जिनको बनना है वो गाली देंगे मुझे, लेकिन अपने बाप से नहीं पूछेगा कि कितनी नौकरियां उनको मिली थी एक साथ। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करके सारे भर दो ना। हम तो चाहते हैं सारी नौकरियां भरे, लेकिन आपको न खेलेंगे न खेलने देंगे। समझ रहे हैं ना, हम लोग बचपन में करते थे, क्या करते थे? न खेलेंगे न खेलेंगे, कंचे लेके भाग जाएंगे। हमने भेड़ बार कर देंगे। बच्चा सब कंचा खेलते थे, वो गड्ढा बनाते थे। तो बच्चे में तो क्या होता था, 2 खेल रहा है, तीसरा नहीं खेल रहा है, तो न खेलेंगे जाके सुसु कर देता था गड्ढे में, भाग गया।
तो वो सरकार बेसिकली दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों में यही करवाने की उनकी तैयारी है। तैयारी चले। सर एक सवाल और अंत में ले लेते हैं। देश में सबको आरक्षण है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ। हाँ। ब्राह्मण में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, जनरल में, ओबीसी में भी है, और ईडब्ल्यूएस में भी है, और आपको एसटी में भी है। एसटी में भी। ठीक है, ठाकुर ओबीसी में भी है, जनरल में भी है, ईडब्ल्यूएस में भी है, कहीं कहीं ट्राइब में भी है। ठीक, ऐसे आप आंकड़ा ले लीजिए। और ईडब्ल्यूएस तो सबके लिए है कंप्लीट, उसमें सब अपर कास्ट के सब हैं उसमें। उसके बाद ओबीसी में है, ओबीसी में मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सब धर्म के लोग हैं, सिख भी है, शेड्यूल कास्ट में सिख भी है, और आपको क्या बोलते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, हिंदू जो बने हैं, बौद्ध हैं, सब लोग हैं। अति जो पिछड़ा मुसलमान है ओबीसी में है, मंडल कमीशन में आता है। लेकिन इस भारत में इतना जब सब लूट बंदरबाट हो ही रही है, सब भिड़ा ही रहा है एक दूसरे से, तो मेरा एक सवाल ये है, और मैं देश के हुक्मरानों से और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम में जो दलित हैं, दलित मुस्लिम, दलित ईसाई, देखिए ईसाई ट्राइब में भी है, मुसलमान ट्राइब में भी है, लेकिन दलित में जो मुसलमान और ईसाई है, उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि उस पर बहस नहीं है? बाबा साहब की किताब उठा के देखिए, वॉल्यूम 10 जाके पढ़िए कि ईसाइयों में भी जो दलित ईसाई बन गया, उसके साथ दलित की तरह ही भेदभाव होता है। वेटिंग फॉर वीजा में पढ़िए कि जो एक हिंदू के लिए अस्पृश्य है, जो एक ईसाई के लिए अस्पृश्य है, जो किसी के वो सबके लिए, मुसलमानों के लिए भी अस्पृश्य है। तो मैं अपने दलित समाज से भी पूछना चाहता हूँ, और सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ कि वो जो दलित मुसलमान और दलित ईसाई हैं, अरब से तो नहीं आया हुआ, न रोम से आया हुआ है, तो भारत का ही, हमारे भाई बंधु ही कन्वर्ट हुए हैं। तो उसको भी विमर्श में लाओ, उसको भी दो, उसको आरक्षण क्यों नहीं? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है तो वो तो हमारे भाई है भाई, उसमें दलित में जो हलाल खोर, मतलब सैकड़ों कास्ट हैं उसमें, चिक बको हलाल खोर, तो उसको क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है कि दलित ईसाई और दलित मुसलमान को जब ट्राइब नहीं, जब ट्राइब में दोनों है, ओबीसी में दोनों है, ओबीसी में दोनों है, ठीक है, अपर कास्ट जो है वो चला गया उधर ईडब्ल्यूएस में, तो सिर्फ यही दोनों, कोई भी समुदाय इन दोनों को छोड़कर सब समुदाय आरक्षण में है। तो ये दोनों को क्यों छोड़ा है भाई? उसको लाओ, और संख्या जितना बढ़ागा उतना संख्या के अनुपात में एससी का आरक्षण बढ़ाओ। क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी जनसंख्या 15 से लेके 27% हो जाती है या 22% हो जाती है, अब 22% रिजर्वेशन बढ़ाओ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दलित मुसलमान भी तो अपना भाई ही है। उसका चेहरा मोरा जाके देखो, वो पठान लग रहा है क्या? वो अरब वाला लग रहा है, बादशाह लग रहा है। वो भी, जैसे एक हम उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पे, जो पहले भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण साहब, वो शायद जितना मुझे पता है कि ईसाई बैकग्राउंड से आते थे, और उनको भी बाद में तो दलित ही कहा गया ना। तो क्या दिक्कत है? ईसाई तो नहीं बताया गया। दलित समाज भी इस पे बहस करे, दिल बड़ा करे। वो तो सबसे डरा हुआ दलित मुसलमान है, सबसे ज्यादा विक्टिम का शिकार वही होता है। इधर मुसलमान के नाम पे पिटाई, उधर दलित होने के नाम पर पिटाई। फिर और ईसाई दलित है, उस पे एट्रोसिटीज होते हैं। तो इस पे अगर इतना डेमोक्रेटिक होना है तो ये दोनों समुदाय को आप क्यों छोड़ रहे हो? क्यों नहीं? इस पे बहस होनी चाहिए, पूरा राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए।